नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। ये कहते हैं कि चुनाव जो है वो नारों से नहीं जीते जाते, लेकिन बीते करीब करीब 2-3 महीने से एक ऐसा नारा है जिसने न सिर्फ देश में होने वाले सभी चुनावों बल्कि देश की पूरी राजनीति को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मैं नारे की बात कर रहा हूं। वो नारा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के चुनावों में लगाया, और ये नारा है बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जब ये नारा लगाया तो उन्होंने उनका जो संदर्भ था वो बांग्लादेश के संदर्भ में था। बांग्लादेश में उस वक्त जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे थे, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, अब भी वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की खबरें आ रही हैं, उसके संदर्भ में योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं से एकजुट होने के लिए एक अपील की थी और यह कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और यह नारा आज देश की राजनीति में, ऐसा कह सकते हैं कि देश की राजनीति में यह नारा पूरी तरह से देश की राजनीति को, चुनावों को डोमिनेट कर रहा है। इस वक्त 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में, दूसरी तरफ झारखंड में, और दोनों ही राज्यों में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इशारा साफ तौर पर हिंदुओं के लिए है। और यह नारा दरअसल एक तरफ जो कुछ बांग्लादेश में हो उसके संदर्भ में था, दूसरी तरफ बीजेपी का ऐसा मानना है, बीजेपी का आरोप है, और सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम जो सहयोगी संगठन है उनका मानना यह है कि राहुल गांधी ने और राहुल गांधी के साथ साथ इंडी गठबंधन ने जिस तरह से जातिगत जनगणना का नारा दिया था, वो नारा एक तरह से हिंदुओं को जातियों में तोड़ने का था। तो ये जो पूरा नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, योगी और मोदी का जो नारा था, ये हिंदुओं को एकजुट करने के लिए था कि हिंदू आपस में जातियों में बटे नहीं। लेकिन यह नारा अब इस हद तक चल निकला है कि देश में जगह जगह, हर जगह इस नारे की गूंज हो रही है। कल तो मैंने आपको 2 टूक में बताया था कि कनाडा में भी यह नारा गूंज उठा। जब कनाडा में मंदिर के ऊपर खालिस्तानी उग्रवादियों ने हमला किया तो कनाडा में भी हिंदू सड़कों पर आ गए और नारा लगा रहे थे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन विपक्ष को इस नारे से दिक्कत है। आज योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झारखंड में थे। झारखंड में आज एक बार फिर उन्होंने नारा लगाया और कहा कि अगर इस तरह से एकजुट नहीं हुए तो वो भी वक्त आएगा जब आपको घरों में आपको शंख बजाने नहीं दिया जाएगा, जब आपको घंटी बजाने नहीं दी जाएगी। इस तरह से उन्होंने हिंदुओं को एक तरह से चेतावनी देते हुए एकजुट होने का संदेश दिया। लेकिन दूसरी तरफ आज इस नारे के विरोध में उतरे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा सीधा न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि बीजेपी और संघ परिवार पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी और संघ परिवार जो है वो लोगों को बांटता और काटता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी इस नारे के खिलाफ जो हैं कई बार बयान दे चुके हैं। आज भी उन्होंने इसके खिलाफ बयान दिया। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आए दिन इस नारे के विरोध में, इस नारे के टक्कर में रोज एक ना एक नारा गढ़ रही है। लेकिन यह नारा इस हद तक आज देश की राजनीति डोमिनेट कर रहा है कि लोग पिछले तमाम नारों को भूल गए। और कई लोग राजनीतिक विश्लेषक सीधे तौर पर मानते हैं कि जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा है ना, ये बीते 40 सालों में देश की राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभावी नारा बन गया है। इसके पहले जय श्री राम का नारा बीजेपी ने जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था तब दिया था और वो उस नारे ने देश की राजनीति को लंबे समय तक डोमिनेट किया। लेकिन अब बटेंगे तो कटेंगे देश की राजनीति को डोमिनेट कर रहा है। 2 टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ और मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे मसले पर आमने सामने हैं। तो सवाल यह है, कौन बांटे
कौन बांटे कौन काटे, ये चर्चा तो होनी जरूरी है ना कि आखिर कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है, और हिंदुओं को एकजुट करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों बीजेपी चाह रही है कि हिंदू एकजुट हो। इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले जरा योगी आदित्यनाथ को सुन लीजिए और मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव को भी सुन लीजिए। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिए आप? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक में गूंज रहा है, उत्तर प्रदेश में भी गूंज रहा है, और सवाल यह है कि कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है, क्योंकि सीधे सीधे आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के इस नारे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो कह रहे हैं बीजेपी और संघ का एजेंडा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार इस नारे के विरोध में वो लगातार अपने प्रचार में उतरे हुए हैं। इन्हीं सब पे आज चर्चा करेंगे, कौन बांटे कौन काटे। आज 4 मेहमान मेरे साथ जो है इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। सबसे पहले मेरे साथ तोहिन सिन्हा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तोहिन सिन्हा। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के समर्थक हैं सैयद जवाद। मेरे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं सूर्य मैथिल जो हैं वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। नाम जरा ठीक कर दीजिए, अभी जो स्क्रीन पर नाम आ रहे हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जो हैं वो मेरे इस तरफ हैं, तो प्रोफेसर इस तरफ हैं मेरे, तो भुवन भास्कर जोशी और सूर्य कुमार मैथिल के नाम जरा सही कर दीजिए। चलिए शुरुआत करता हूँ आज की डिबेट को, और मेरा पहला सवाल तोहिन सिन्हा आपसे है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाई बांटने और काटने का एजेंडा जो है वो बीजेपी और संघ का है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए और बीजेपी ने अंग्रेजों के वचन को उठा लिया। बोलिए। जिस प्रकार से बंटोगे तो कटोगे देश भर में ही नहीं पूरे विश्व में अब गूंजने लगा है, कनाडा में गूंज रहा है। निश्चित रूप से जो विभाजनकारी मानसिकता वाली पार्टियां हैं, और जो विभाजनकारी, जब मैं शब्द प्रयोग करता हूं तो विभाजनकारी मतलब हिंदुओं को विभाजित करने वाली जो पार्टियां हैं भारत के अंदर, वो भयभीत हो चुकी हैं, वो अब त्रस्त हैं, वो परेशान हैं।
बटोगे तो कटोगे तीन के तीन संदर्भ हैं। सबसे पहला जो जनसांख्यिकी युद्ध, जिसके बारे में आज माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, जो प्रमुख तौर पर संथाल परगना के क्षेत्र में, झारखंड में, बंगाल के अनेकों क्षेत्र में, असम के अनेकों क्षेत्र में और बिहार के जो है सीमांचल क्षेत्र में प्रबल रूप से दिख रहा है पिछले कई वर्षों से, और जिसको कांग्रेस और अन्य ऑपोजिशन पार्टीज का पूरा पूरा समर्थन है। उन्होंने विशेषकर नाम भी लिया। इरफान अंसारी जैसे पॉलिटिशियन जो है बढ़ावा देते हैं। महबूब अली जो है समाजवादी पार्टी के खुलकर कहते हैं कि देखिए 2027 तक हमारी आबादी इतनी हो जाएगी, आप कैसे जीतेंगे। फिराद हाकिम जो बंगाल में मंत्री हैं, ये सब उस जनसांख्यिकी युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, इल्लीगल माइग्रेंट्स को सेटल करने में अपनी विशेष सहायता दे रहे हैं। दूसरा इसका जो मापदंड है, आपने देखा है राहुल गांधी किस प्रकार से कास्ट के आधार पर लोगों को बांटते नहीं थक रहे थे पिछले कुछ महीनों में। अब उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करेंगे। उन्होंने पत्रकारों की जातियां पूछी, पत्रकारों पर हमले करवाने की कोशिश की। उन्होंने मिस इंडिया कंटेस्टेंट्स को नहीं छोड़ा। 54 वर्षीय राहुल गांधी 21-22 वर्ष की महिलाओं के जाति पूछते पूछते परेशान हो। और तीसरा इसका जो पैमाना है वो है, जिस प्रकार से हमने देखा है कि पूरे देश में पिछले एक आध वर्षों में पहले डीएमके ने इरेडिकेट करने की बात कही सनातन धर्म को, उसके बाद आरजेडी समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस पर प्रहार किया और अनेक जो विपक्षी पार्टियां हैं, डीएमके ने तो पिछले वर्ष ये तक कह दिया था कि इंडी अलायंस का गठन ही हुआ है सनातन को ध्वस्त करने के लिए। ऐसी शक्तियों से हमें एक तरह से सचेत रहना है और हमें हिंदू समाज को एकजुट करना है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। लेकिन इससे विपक्ष को क्यों आपत्ति और किस प्रकार की आपत्ति है, ये केवल ये विपक्ष ही बता सकता है, क्योंकि यही विपक्ष मूक दर्शक बनकर इस तरह के बयानों को बढ़ावा देता है कि सनातन को ध्वस्त करना है, इस तरह के बयानों को बढ़ावा देता है कि सनातन को इरेडिकेट हो जाएगा। ओके, आपने 3 बिंदु बताए और आपने कहा कि ये 3 बिंदुओं के आधार पर आपने कहा कि इस नारे के पीछे जो है जो भाव है वो ये है। और साथ साथ तुहिन सिन्हा ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं तो उससे तकलीफ क्या है, तकलीफ क्यों होनी चाहिए। बस सही है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है या वो कह रही है कि भाई हिंदू एकजुट हो जाओ, तो फिर उसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। सैयद जवाद, जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है, दूसरी तरफ कास्ट के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है, तीसरी तरफ सनातन पर लगातार हमला हो रहा है। इस सब के खिलाफ, और ये तो सच्चाई है ना, ये तीनों चीज़ें जो हैं जो तुहिन सिन्हा कह रहे हैं इसके तो बड़े पैमाने पर इसके प्रमाण हैं। तो अगर इस सब के खिलाफ अगर कह रहे हैं कि भाई हिंदू एकजुट हो जाओ, तो उसमें क्या ऐतराज है, किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए। जी अशोक भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, एक बड़ा मशहूर शेर है राहत इंदौरी साहब का। उन्होंने बड़ा बेहतरीन कहा है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो कि मैं मरा नहीं। देखिए, भारतीय को डरा रहा है, ये भी समझने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी खुद डरी हुई, इसलिए लोगों को डरा रही, क्योंकि 4 जून के बाद जो नतीजे आए हैं उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा मैसेज दिया, महाराष्ट्र ने भी बड़ा एक मैसेज दिया, उसको देखते हुए बड़ी डरी हुई। और ये बात सच साबित होती है, जो लोग दलितों की, ओबीसी की, मुसलमानों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की राजनीति करेंगे, ये इसी तरीके से उनको अपमानित करेंगे, उनको जो है रावण स्वरूपी कहेंगे। जो कोई भी करे, ना दलितों की आवाज जो है उच्च स्तर पर पहुंचना चाहिए, ना ओबीसी की पहुंचना चाहिए, और मुसलमानों के खिलाफ तो कैसा जहर उगल है वो सब जानते हैं, जग जाहिर है। चाहे वहां गिरिराज सिंह बोले जा करके बिहार के अंदर, चाहे जो है लोगों को भड़काएं, बातें करें ऐसी जिससे दंगा फसाद हो, और बहराइच के दंगे के अंदर हमने तो देख भी लिया कि क्या करा गया, किस तरीके से काम करा। बहरहाल इसके इधर हट करके जो भाषा होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, इनसे पूछिए कि अगर आप कह रहे हैं कि सब एकजुट हो जाओ, कटोगे तो बटोगे, तो एक नारा तो मैंने भी बहुत पहले दिया था, वो तो अब बड़ा ट्रेंड में, वो भी कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये पॉजिटिव नारे हैं। आप जिन नारों को लेकर के आगे चलना चाह रहे हैं, तो आप पूछिए कि जात के आधार पर जहां पर बात करी जाती है कि दलितों के ऊपर अत्याचार किसने करे हैं, दलितों के साथ वो दुर्व्यवहार किसने करा है, उनके चेहरे के ऊपर पेशाब किसने करा, घोड़ी चढ़ने के ऊपर किसने जो है उनको पीटा है, मंदिरों पर जाने के ऊपर जो है किस तरीके से उनको अपमानित करा जाता है, ये तमाम नजीरें हैं हमारे सामने। और
माननीय प्रधानमंत्री 2 कदम आगे निकल गए, वो तो वहां तक चले गए कि आपकी बेटी लिए जाएंगे और तमाम तरीके की जैसी वो बातें लगातार 2024 के चुनाव के अंदर करते चले जाए थे कि भैंस को ले जाएंगे, मंगलसूत्र और इसी तरीके की बातें करी। डर है क्योंकि जान रही है, जनता देख रही है और समझ रही है क्या हमको दलित भी देख रहे हैं, पिछड़े भी देख रहे हैं, आदिवासी भी देख रहे हैं, मुसलमान भी देख रहे हैं और सब मिल करके नफरत को हराने जा रहे हैं। सैयद जवाद, आपने कहा दलित, मुस्लिम, आदिवासी सबकी आप चिंता कर रहे हैं, बड़े इनको ऊपर नहीं जाने दे रहे। अगर दलित, आदिवासी, मुस्लिम की चिंता थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह क्यों कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है? मनमोहन सिंह ने यह क्यों नहीं कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक दलित, आदिवासियों का है? जब मुसलमानों की बात आएगी तब आप जो है दलित, आदिवासी को भूल जाएंगे, तब आप देश के संसाधनों पर पूरा हक मुसलमानों का है, पहला हक मुसलमानों का है देश के संसाधनों पर। तब आपको दलितों की याद नहीं आती, तब आपको आदिवासियों की याद नहीं आती, तब आपको पिछड़े की याद नहीं आती, तब तो मुसलमान ही सब कुछ है। तो अगर आपने मुस्लिम एक वोट बैंक बना रखा है, तो अगर आप मुसलमानों को एकजुट करना चाहते हैं यह कहकर कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, आप मुसलमान चाहे आतंकवादी हो उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। आपके लॉयर खड़े हो जाते हैं, किसी मुसलमान आतंकवादी है, वो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी क्योंकि मुसलमान है इसलिए आपके लॉयर खड़े हो जाते हैं उसको बचाने के लिए। कोई अगर नारा लगा देता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसके पक्ष में जाके खड़े हो जाते हो क्योंकि वो मुसलमान है। तो सवाल ये है कि तब आपको आदिवासी दलितों की याद क्यों नहीं आती? नहीं, तो अब आपने कहा कि आपका सवाल थोड़ा आप कंफ्यूज हो गया। मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मेरा बड़ा सटीक ना किस बात को कंफ्यूज बताइए ना। मैं आपको बता दूं, आप रुकिए तो अब हो गया। बोलिए। आप देखिए, यहाँ तो नाथूराम गोडसे के भी समर्थन में भी लोग खड़े होते हैं, उसके लिए भी कोर्ट गए थे, बड़ा उसके लिए महिमा मंडन। कौन गया था? नाथूराम गोडसे के समर्थक का नाम बताऊं मैं? अरे अभी मैं बता दे रहा हूँ, बताइए ना। चौरसिया जी एक है, मध्य प्रदेश के चौरसिया जी, कांग्रेस। सुनिए, नाथूराम गोडसे के समर्थक का मैं नाम बताता हूँ। चौरसिया जी एक हैं, वो बाकायदा नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगा के पूजा करते हैं और वो कांग्रेस के मेंबर हैं। अब बताइए। अब मैं अब वही तो बता रहा हूँ जिनको मैंने तो बता दिया नाथूराम गोडसे का समर्थक कौन है। भैया मैंने तो सदन में कोर्ट करा। अब मैं नाथूराम जैसे हत्यारे दरिंदे का नाम ले रहा हूँ, आप डिफेंड कर रहे हो। मैं डिफेंड कर, मैं तो बता रहा हूँ आपके कांग्रेस पार्टी में मैं क्या डिफेंड करूंगा? मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी दिल से नहीं माफ करा। आप सुनिए, अब आप कंफ्यूज हो गए। सुनिए, आप कंफ्यूज हो गए। मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने नाथूराम गोडसे की तो बात ही नहीं की, मैंने आतंकवादियों की बात की। आपको नाथूराम गोडसे याद आ गया। क्यों याद आ गया? क्योंकि आप लोगों का एजेंडा वही है, क्योंकि आपको नाथूराम गोडसे का नाम इसलिए लेना है क्योंकि आपको याकूब मेमन को बचाना है, आपको अफजल गुरु को बचाना है, इसलिए आपको नाथूराम गोडसे याद आ गया। मेरा सवाल सैयद जवाद आपसे बड़ा सीधा है। मैंने पूछा मनमोहन सिंह ने यह क्यों नहीं कहा जब प्रधानमंत्री थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक दलितों का है, देश के संसाधनों पर पहला हक जो है आदिवासियों का है? क्यों नहीं बोला भाई? तब मुसलमानी क्यों याद आए? सुनिए, आपने मनमोहन सिंह का पहली चीज अर्ध सत्य बताया। अर्ध सत्य चैलेंज कर रहा हूं। सुनिए, सैयद जवाद फैक्ट चेक हो चुके हैं इसके। मैं भी आपको कर दे रहा हूं, मैं भी आपको चैलेंज कर दे रहा हूं। बिल्कुल नहीं। निकालिए कहां है ये? मैं निकालिए देता हूं उनकी 2 स्पीच निकालिए स्पीच निकालिए। अरे भैया स्पीच निकालिए। सैयद जवाद, झूठ मेरे दो टूक में झूठ नहीं चलता, दो टूक में झूठ नहीं चलता। डॉक्टर मनमोहन सिंह का यह बयान एक बार नहीं 3 बार का बयान है और उनका तीसरा बयान यह है कि हाँ मैंने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद कहा था जब आप जैसे लोग झूठ फैला रहे थे और आप जैसे लोग एक जो है संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आके आप ही लोगों का गुब्बारा फोड़ दिया। उन्होंने कहा मैंने कहा, गुब्बारा नहीं फोड़ा। सुन तो लीजिए शांतिपूर्वक। अरे सर सुनिए ना, सच बोलने की आदत डालिए। अब आप बताइए, आगे बढ़िए। मैं कह रहा हूं नहीं, सुनिए, इसको आप चैलेंज मत कीजिए। ये बात बार बार प्रूव हो चुकी है। मैं सुनिए, मेरे दर्शकों का टाइम खराब मत कीजिए। ये बात मैं 10 बार प्रूव कर चुका हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान ये है। अब आप इसका उत्तर दीजिए। अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो बोलिए पास या बोलिए फोन ऑफ फ्रेंड। मैं उसके बाद चला जाऊंगा समाजवादी पार्टी के पास। 10 सेकंड अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। जो मुद्दे की बात यही है। मुद्दे की बात फिर सुनिए, तीसरी बार पूछता हूं मुद्दे की बात।
क्यों नहीं कहा आदिवासियों के लिए इतना दर्द था? अगर 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 जो है ओबीसी के लिए इतना दर्द था, अगर जो है इतना दर्द था जो है पिछड़ों के लिए, क्यों नहीं बोला कि ओबीसी आदिवासियों का पहला हक है संसाधनों पर? क्यों मुसलमान ही बोले गए? जवाब दे दूं आपको। इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है बताइए? कौन है बताइए तो। मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ ये। अरे आपके सवाल मेरे इसी जवाब में आपके अच्छा सवाल का जवाब छुपा अच्छा हुआ मैं है। अच्छा सर हाँ, ठीक है, आपने मेरे से सवाल सुन पूछा, लीजिए। आपने सवाल अरे पूछा, मैं तो जवाब दूं? हाँ सवाल जवाब देता हूं। जवाब। हाँ, मैं आपका जवाब देता हूं। इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो खड़गे जी हैं जिनको जो है कुर्सी पे बैठने के लिए दी, जो झरोके से झांकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जब पर्चा भर रही होती है, गांधी परिवार कुर्सी पे बैठा होता है, वो झरोके से झांकते हैं। और इसके पहले कांग्रेस के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी थे, जिनकी धोती खोल ली थी और जो अपनी धोती और अपनी इज्जत बताते हुए कांग्रेस से निकले थे, वो भी दलित समाज से थे। अब मैं बात कर दूं, जिक्र कर दूं। बोलिए। अब आपने कर दिया, अब मैं बोल दे रहा हूं। पार्टी के मुरली मनोहर जोशी साहब कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी साहब का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी जो छोड़ करके गए बिल्कुल हैं, आपने उनका अडवाणी क्या जी और हुआ? सबका नाम लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूं भारत की राजनीति में किसी दलित अगर अध्यक्ष की धोती खोलने का काम हुआ, जिसको उसके बाथरूम में बंद कर दिया गया, तो वो देश की राष्ट्रीय पार्टी का एक ही अध्यक्ष हुआ है और एक ही दलित अध्यक्ष हुआ है, और वो सीताराम केसरी हैं, जिनकी धोती खोल दी थी और जिनको अपनी इज्जत बचाने के लिए बाथरूम में बंद होना पड़ा। अब आप फोन और फ्रेंड कीजिए, अब आपके पास जवाब नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अरे सर अब आप मुझे आप छोड़िए, अब आप सर अब आप फिर मुझसे अगला सवाल पूछेंगे। छोड़िए सर, तो इनसे ना रिस्पॉन्ड कीजिए, तो इनसे ना। अरे आप मेरे की डिबेट थोड़ी है, 10 मिनट से आप जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा कि अगर आदिवासियों की, दलितों की इतनी चिंता है, तो ये क्यों कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है? सिंपल सा एक सवाल, इसका कोई मुझे ठोस जवाब दे दीजिए, तो मैं फिर आपकी बात स्वीकार कर लूंगा, नहीं तो आगे बढ़ता हूं। तो इनसे ना बोलिए। मौका देंगे नहीं? अरे मौका कितना दूंगा सर? 10 मिनट आपको मौका दिया एक सवाल को लेकर के। मैं इनकी तरह मैं बहुत ज्यादा समय लेता नहीं हूँ, बहुत संक्षेप में केवल 2 पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये जो 2 पॉइंट बताइए। दो बार कहते रहते हैं 2024 ने आपको हिला दिया है, आप लोग डरे हुए हैं। अरे 2024 मतलब ये राहुल गांधी का तो मुझे समझ में आता है 99 की दीवानगी से वो उभर ही नहीं पा रहे हैं। कम से कम उनके पैनलिस्ट जो थोड़ा होश में रहे। नहीं, 2024 में भी हमें उतनी सीटें मिली हैं जितना आपको पिछली बार 1984 में मिली थी, और आप अपने हार का जश्न मनाते नहीं थकते। नहीं, तुहिन जी यहाँ पे एक मेरा इंटरवेंशन है। दूसरी बात तुहिन जी एक मिनट यहाँ मेरा एक इंटरवेंशन है। मैं सैयद जवाद की किसी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि 2024 के चुनाव के बाद ये नारा इसलिए आया क्योंकि आपका जो हिंदू कोर वोट था, ये तो आपको स्वीकार करना चाहिए कि जो हिंदू कोर वोट था उसको जाति जनगणना के नाम पर, संविधान के नाम पर बांटने में ये कामयाब रहे थे, और उसके बाद ये नारा आता है। तो ये बात सैयद जवाद में इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। समय अनुसार नारे बदलते हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो कहते हैं ना बार बार कि आप डरे हुए हैं, आप 2024 में जो हालत हुई वैसी कोई हालत नहीं हुई। 2024 में हमें जितनी सीटें मिली हैं आपको आखिरी बार 1984 में मिली थी। दूसरी बात, ये जो अभी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब जो है नारी उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, अरे संथाल परगना के क्षेत्र में जाइए, आपको पता चलेगा किस प्रकार से नीतिगत योजना के तहत जो इलीगल बांग्लादेशी बसाए गए हैं। हेमंत सोरेन सरकार केंद्र में है, उसने क्या करा? विशेष रूप से केंद्र में बैठी हुई सरकार क्या कर रही थी? सुन लीजिए, आदिवासी महिलाओं आपकी घंटी भी और घंटा भी जनता ने बजा दिया, और उससे पहले झारखंड ने बजा दिया था, और शंखनाद हो चुका है। बहुत बड़े पर ऐसे उदाहरण मिलेंगे। गाँव की सरपंच ऐसी महिलाएं हैं जिनको प्रलोभित करके जबरदस्ती 240 सीटों के ऊपर समेट दिया गया है। सर इंडिया अलायंस एक मिनट एक करके सुनिए रुकिए। ये देखिए घुसपैठिए किसकी वजह से आए, केंद्र सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने क्या किया, ये सवाल वैलिड हो सकता है, इस पे मुझे डिबेट करने में, लेकिन आज का मेरा विषय जो है इस डिबेट से थोड़ा इस सवाल से हटकर है, इसलिए मैं आज इस सवाल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन ये सच है कि हाँ,
झारखंड की डेमोग्राफी बदली है। आप इस सच को स्वीकारें, दोनों लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार की। मैं एक मिनट, मैं किसी की जिम्मेदारी यहां पर अभी नहीं तोलूंगा, और दोनों की जिम्मेदारी मैं मान के चल रहा हूं कि दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन झारखंड की डेमोग्राफी बदली है, यह बात सच है। और तोहिन सिन्हा ने एक पहला रीजन दिया, उन्होंने कहा कि ये जो नारा दिया जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि देश की और संथाल परगना की डेमोग्राफी सोचिए, 44% आदिवासी थी। 44% आदिवासी आबादी अगर घट के 28% रह गई, 16% अगर आदिवासी अचानक से गायब हो जाते हैं, 16%, तो जो लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की चिंता करती है, उनको अगर ये चिंता ना हो, 16% आबादी गायब हो जाए और उसको आपकी चिंता ना हो, तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आप कैसे आदिवासी, क्योंकि आपका पूरा ध्यान, एक मिनट सैयद जवाद, आपका पूरा ध्यान मुस्लिम वोट पर है, क्योंकि वो आपका मुस्लिम वोट बैंक है जो कहता है कि हम वोट जिहाद करेंगे, और आपको वोट जिहाद में दिलचस्पी है, इसलिए आपको इससे कोई चिंता नहीं होती कि 16% आदिवासी आबादी वो जो है वो गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो अगर 16% आबादी डिसअपियर हो जाती है तो कटेंगे तो बटेंगे का नारा देने में हर्ज क्या, उससे डर क्यों लगता है? रुकिए सैयद जवाद, रुकिए सैयद जवाद, ये आपकी और मेरी डिबेट नहीं है, मैं फोनो फ्रेंड कर रहा हूं, आपके मित्र के पास जा रहा हूं, मैं भुवन भास्कर जोशी के पास जा रहा हूं। आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे, रुकिए, फिर आपको मौका दूंगा, दूसरी बार कोशिश कीजिएगा। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, सवाल यही है कि भाई अगर आदिवासी आबादी डिसअपियर हो रही है तो फिर ये नारा देने में हर्ज क्या है? और आदिवासी आबादी डिसअपियर हुई, सनातन पर हमला हुआ, ये दोनों ही चीजें सच है ना। तीसरा पॉइंट, चलिए तीसरे पॉइंट को लेकर के मैं कहता हूं भी आप दोनों में, बीजेपी और बाकी पार्टियों में, आपके गठबंधन में एक मतभेद हो सकता है कि भाई कास्ट पे बांटना है, कास्ट पे कौन बांट रहा है, कौन जोड़ रहा है, लेकिन ये दो जो फैक्ट हैं, सनातन पर हमले का फैक्ट छुपा नहीं है, मेरे पास 50 बयान है, जनसंख्या की बदलाव जो है ये फैक्ट है। तो फिर अगर इसको लेकर के कहा जा रहा है एकजुट हो हिंदू, तो उसमें क्यों एतराज होना चाहिए? देखिए, कानून का विद्यार्थी होने के कारण, थोड़ा आवाज, एक मिनट, मेरी टीम से कह रहा हूं आवाज जरा बढ़ाइए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी। हाँ नमस्कार, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। देखिए, कानून का विद्यार्थी होने के कारण एक विषय है, उसका संज्ञान इस देश को और इस देश के वासियों को होना जरूरी है। और वो होना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की कि संविधान से 2 शब्दों से हटा दिया जाए, एक धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया जाए और एक समाजवाद शब्द से हटा दिया। और माननीय न्यायालय ने उसका संज्ञान लेकर उनको बहुत टाइट किया और कहा क्या आप चाहते कि देश धर्मनिरपेक्ष ना रहे, या समाजवाद की जो परिकल्पना है वो देश के लिए ठीक नहीं है? तो दोनों बातें ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। इनको धर्मनिरपेक्षता से नफरत है और समाजवाद से नहीं। यहां से मैं बात को शुरू करता हूं। अब आ जाता हूं मैं आज आपके विषय में। देखिए, समाजवादी पार्टी किस बात को काम कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी का विवेक है कि वो 400 पार कहे और फिर लड़े कि आइए। तो आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास का नारा था, योगी जी ने कह दिया, और अति आत्मविश्वास का नारा किसने था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, और उसको हार का कारण योगी जी बताएं। ये उनका नारा है, ये बीजेपी की फैक्ट्री है। और उनके नारे कहां से बनते हैं? उनका जो नागपुर सेंटर है वो नारे देता है, उपयुक्त व्यक्ति का चयन करता है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का चयन करा कि वो इस शब्द को, जो उनकी फैक्ट्री से तैयार हुआ है, नागपुर की फैक्ट्री से, वो बोले, और उनके द्वारा बुलवाया गया कि बटेंगे तो कटेंगे। और ये आश्चर्य नहीं है देश को कि बटेंगे तो कटेंगे इन्होंने कहा है। निश्चित तौर पे डिवाइड एंड रूल के जो मानने वाले लोग हैं, अंग्रेज चले गए, आज हमारे नेता ने बोला, गाजियाबाद में वो आए थे, उन्होंने बोलने का काम करा कि भाई डिवाइड एंड रूल का नया परिप्रेक्ष्य लेकर आए हैं। ये तो बांटने की, अब जो अंग्रेज चले गए तो ये उन्हीं के पश्चिमों पर चलने का काम करते हैं। प्रोफेसर जोशी, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट था। मैंने 2 फैक्ट्स को लेकर, आपने कहा, ये तो मैंने बाइट सुनवा दी, जो आप कह रहे हैं वो तो मैंने अखिलेश जी की बाइट सुनवाई, अखिलेश जी ने जो कहा मैंने उसी को लेकर सवाल पूछा। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, मैं कह रहा हूं कि अगर इस देश में जनसंख्या की बदलाव हो रहा है, अगर झारखंड जैसे जगह पर 16% आदिवासी आबादी गायब हो जा रही है, और अगर सनातन पर हमला हो रहा है, तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कहने में इसमें बंटवारा कहां से है? भाई एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है किसी को? देखिए, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये विषय में कहीं चर्चा नहीं। क्यों?
कोई चर्चा नहीं है, आप हम करते रहिए अशोक जी, हम भी समाज में ही रहते हैं, ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। कैसे नहीं है? क्या बात कर रहे हैं सर? पूरी जगह चर्चा इसी नारे की है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पूरी जगह इसी की चर्चा है। अब आप इसमें से अपना पसंदीदा छाट लेते हैं, उसकी आप व्याख्या करते हैं, वो भी तो ठीक नहीं है ना। तो जी मैं एक बड़ा आपका सम्मान करता हूं और आपके चैनल का सम्मान करता हूं, लेकिन एक कॉमेडी विद सर्कस लिया, एक साथी हमारे शायद उसमें प्रतिभाग लेकर आए, मैं इस तरह की बहस नहीं करता, उनसे कहता हूँ सम्मान से नहीं, पहला विषय, ठीक है। कॉमेडी विद सर्कस में बहुत गंभीर डिबेट। देखिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को क्या नारे दें, सेफ रहे, बांटेंगे तो काटेंगे, ये उनका विषय है। हम समाजवादियों का क्या विषय है, हम इसलिए प्रस्तुत है कि हम समाजवादी अपनी बात कहें, देश तय कर देगा, चुनाव हो रहा है ना, नो ठीक है, चुनाव तय कर देगा। देखिए अशोक जी, किस नारे पे मोहर लगती है, या आप तो परिणाम वाले व्यक्ति हैं, देखो पर्सनली मैं आपसे जानता हूं, आप तो परिणाम वाले दिन अगर हम जीत गए तो आप हमें बधाई भी देंगे, कहेंगे भी आप जीते, क्योंकि आप फिर हमारे जीत हुई है, जोड़ेंगे और जीतेंगे की ये नारे में किसमें देश विश्वास करता है, प्रदेश विश्वास करता है, ये चुनाव के परिणाम बता देगा, पहला विषय। ये भारतीय जनता पार्टी का, इससे भी नफरती अगर वो ले आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या लाते हैं क्या कहते हैं मैं उस पर चर्चा नहीं करता। हम लोग क्या कह रहे हैं, जो हमारे नेता ने कहा है, समाजवादी पार्टी का क्या विजन है, हमारा विजन है कि हम लोग जुड़ेंगे और जीतेंगे, पीडीए की ताकत बढ़ेगी और निश्चित तौर पे हमें लगता है सामाजिक न्याय होगा, जाति जनगणना होगी और पीडीए अपनी ताकत को दिखाने का काम करे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको अपनी तरह से एकजुट, आपने बिल्कुल सही कहा, आपको पीडीए को एकजुट करने का आपको अधिकार है, उनको हिंदुओं को एकजुट करने का अधिकार है, तो फिर उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐतराज इस बात पे, क्योंकि आज हाँ आपको मतलब इस नारे पे ऐतराज नहीं है ना। तो जी मैंने एक बात बोली बहुत ईमानदारी से, मैं बड़ा सम्मान करते हुए चैनल का, आपका, सभी पैनलिस्ट का करते हुए, बहुत गंभीर डिबेटर मैं हूँ। मैंने कहा मुझे बीजेपी क्या नफरत दे दे वो उसका विषय, वो किस विषय पे जा रहे हैं, वो जनता ले रहेगी, 400 नारे की हवा निकली ना सर। मैं आप बताऊं, अब सुनिए सर, सुनिए, मैं तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन आपने बार बार नफरत कह दिया, तो मुझे कुछ चीजें आपके सामने रखनी पड़ेंगी, देश की जनता के सामने रखनी पड़ेंगी। ये जो तुहिन सिन्हा ने कहा, ये जो बीजेपी कह रही है, देखिए नफरत क्या होती है मालूम है, नफरत हिंदुओं के प्रति है, वो दिखती है आपकी पार्टी की तरफ से, और इसीलिए हिंदुओं को एकजुट, मैं बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी जो नारा दे रही है उसका अपना पॉलिटिकल लाइन है, मैं कह रहा हूं इस देश में हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। और हिंदू अगर देखिए ना, दो घटनाएं मैं आपको बताता हूं। आप लोगों की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपने क्या किया, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद समाजवादी पार्टी ने क्या किया, समाजवादी पार्टी ने 90 करोड़ का मुआवजा घोषित किया, और वो मुआवजा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए था। सोचिए, मुजफ्फरनगर दंगे में हिंदू मुसलमान दोनों पीड़ित हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की सरकार ने आज जो नफरत कर रहे हैं ना, वो इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि नफरत दिख रही है। आपने हिंदुओं को छोड़ दिया, 90 करोड़ का मुआवजा सिर्फ मुसलमानों के लिए दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन करके कहना पड़ा कि भाई ये कौन सा तमाशा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हिंदुओं के लिए क्यों आप इसको दोबारा से अधिसूचना निकालिए, हिंदुओं को इसमें शामिल कीजिए, सिर्फ एक वर्ग के लिए आप कैसे मुआवजा जारी कर देते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जो आपकी सरकार की आंख खुली कि हिंदुओं को, तो हिंदुओं से नफरत यहां दिखती नहीं क्या। फिर उसके बाद 2013 में क्या हुआ, 2013 में आपकी सरकार ने 14 केस आतंकवादियों पर, सिर्फ 14 केस आतंकवादियों के रातों रात वापस ले लिए। उन आतंकवादियों को बम विस्फोट में 20-20 साल की सजा हुई थी, 20-20 साल की सजा हुई थी, और 14 केस वापस ले लिए। तब देश की अदालत ने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो, अब इनको क्या पद्मश्री दोगे। तो ये कौन सी मोहब्बत है सर, आतंकवादियों से मोहब्बत, दंगा जो करने वाले में, दंगे में दोनों लोग पीड़ित हो, लेकिन मुआवजा 90 करोड़ का मुआवजा एक ही उसको, ये आप लोग की भी तो दिखाता है ना। एक सेकंड का दे दीजिएगा मुझे बोलने का। आतंकवाद की बात आपने कही अशोक जी, आतंकवाद पे देश जानता है कौन रेड कार्पेट पे छोड़ के कंधार छोड़ के आता है। देश जानता है, डिबेट को इधर-उधर मत ले जाइए ना, बिल्कुल नहीं, मेरी डिबेट को इधर-उधर मत ले जाइए। मैंने जो फैक्ट बोला, अगर उसको आप गलत साबित कर सकते हैं क्या यह गलत है कि 14 आतंकवादियों को आपकी सरकार ने उनके केस वापस लिए थे 20-20 साल की सजा के बाद? मेरा फैक्ट को आप चैलेंज कीजिए, और नहीं तो स्वीकार कीजिए कि आपकी सरकार की गलती थी।
मुझे दूसरे की कमीज दिखाकर कि हाँ हमने तो 20 छोड़े, वो हमारा सही था, लेकिन उन्होंने जो है 2 छोड़े 4 छोड़े, वो गलत था। ये काम मेरी डिबेट में मत कीजिए। अगर सीरियस डिबेट करनी है तो आज आप स्वीकार कीजिए कि हाँ हमारी सरकार ने गलत किया, कोर्ट ने हमारे कान उमेटे, उसके बाद हम सही ट्रैक पर आ गए। आप स्वीकार कीजिए, फिर आप कहिए कंधार में इन्होंने ये किया, लेकिन पहले स्वीकार कीजिए कि आपकी सरकार ने गलत किया था। स्वीकार कीजिए कि सिर्फ 90 करोड़ रुपए मुसलमानों के लिए, दंगा पीड़ितों के लिए जारी करके आपकी सरकार ने गलत किया था। सुप्रीम कोर्ट कान नहीं उमेटता तो हिंदू बेचारे तो रह गए थे, उनको तो 1 पैसा मुआवजा नहीं दे रही थी आपकी सरकार। सूर्य कुमार मैथिल, बीजेपी ने तो आतंकवादी को टिकट भी दे दिया था जम्मू कश्मीर से। अब आ गए ना, मैंने जिस बात का जवाब दिया उसका जवाब है तो बताइए। इन्होंने तो टिकट जिस बात का जवाब है वो मैं पूछूंगा उनसे, बीजेपी ने तो वो मैं पूछूंगा। सूर्य मैथिल बोलिए। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और 4 लाइनें ना सपा के जो प्रवक्ता हैं उनके लिए और जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनके लिए है। रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। आप देखिए, इनसे अगर पूछेंगे ना कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर घुसे चले आ रहे हैं उनको रोकने का कोई उपाय है, तो कहेंगे केंद्र सरकार का मामला है, इनकी राज्य सरकार को कोई विषय नहीं बनता। आप झारखंड की, जैसा कि तुहित सिन्हा जी ने भी बोला, संथाल परगना में 6 जिलों में तो 15% आबादी इस समय में मुसलमानों की अवैध घुसपैठियों की है, और साथ में 2 जिले जो हैं, उन 2 जिले आपका जामताड़ा के अंदर और साथ में पाकुड़ा में, वहां पर 35-37% आबादी हो चुकी है। श्रीवास्तव जी, और महत्वपूर्ण बात देखिए, जो कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये नारा जो है ना, ये वो कहते हैं ना कि जैसी जिसकी भावना उसको वैसी चीजें दिखाई देती हैं, वही स्थिति है। इनके जो बुद्धि में केवल मुस्लिम तुष्टिकरण दिखाई देता है, और इसीलिए इनको लगता है कि भैया हिंदुओं को एक होने से हमारे लिए खतरा है। आज आप देखिए जिस प्रकार से कनाडा के अंदर हिंदू मंदिरों पे हमला हुआ, वहां पर भी ये नारा लगा कि कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वहां पर भी सारा हिंदू समाज इकट्ठा हो गया। बांग्लादेश में भी यही हुआ और हिंदुस्तान में भी यही हो रहा है। आप मुझे बताइए ना, महर्षि कश्यप की भूमि कश्मीर को आज क्या स्थिति है? वहां पर डेमोग्राफी चेंज हो गई ना। नहीं, सूर्य कुमार मैथुर, सवाल तो ये बीजेपी से पूछा जाना चाहिए ना। 10 साल से आपकी सरकार है, अगर उसके बावजूद अगर हिंदू असुरक्षित है तो इसकी जिम्मेदारी तो बीजेपी के ऊपर आएगी। सरकार बीजेपी की है ना। देखिए श्रीवास्तव जी, मैं एक बात मानता हूं कि ये जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, ये मैं कहूं कब्रिस्तान की, हज की, सब्सिडी की, इफ्तारी की, उस व्यवस्था को खत्म किया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप मुझे बताइए ना, ये बहुत सारा ज्ञान दे रहे थे बैठ के जब्बार साहब दलितों के विषय में, 370-35 से हटाकर क्या जम्मू कश्मीर के बक्करवाल और दलित समाज को हक नहीं दिया क्या भारतीय जनता पार्टी ने? ये तो देखने का नजरिया है ना भाई। अब इनको दिखाई नहीं देता, इनको केवल घुसपैठिए दिखाई देते हैं। मियां मुसलमान बांग्लादेश से घुसकर हिंदुस्तान में आते हैं, दंगा करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और, भारतीय जनता पार्टी ने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए बीएसएफ का दायरा 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया। सबसे छातियां किसने पीटी? आप तो देश के बहुत सबसे बड़े पत्रकार हैं, आपने दिखता है सब चीजें, जमीन पर आप देखते हैं। बांग्लादेश से घुसपैठ होती है बंगाल में, और बंगाल और झारखंड जुड़ा हुआ है, और वहां पर निर्दांध रूप से, क्योंकि वहां पर दोनों सरकारें ऐसी हैं जो इनको पाल रही हैं, तो वहां पर लगातार डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बांग्लादेश बन गया है बंगाल, और वो धीरे धीरे झारखंड भी बांग्लादेश बनता चला जा रहा है। इसके ऊपर ये नहीं बोलेंगे, इसके ऊपर इनके मुंह में दही जम जाएगा, क्योंकि वो तो इस्लामिक ब्रदरहुड की बात हो गई ना जी। ठीक है, मैं सिर्फ एक बात मैं रुकिएगा, मैं जवाब दे दूं। एक मिनट रुकिए, मैं आप जवाब दीजिएगा। मैं पहले तुहिन के पास जाऊं, क्योंकि मुझे सवाल पूछना है तुहिन से। तुहिन जी, सवाल फिर मेरा वही है कि भाई 10 साल से इस देश में आपकी सरकार है, आप लोगों को लगता है अगर हिंदू जो है असुरक्षित है तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? भाई आपकी सरकार की जिम्मेदारी है ना कि हिंदू इस देश में जो है वो असुरक्षित महसूस ना करे, तो फिर आप इसका दोष किसके जिम्मे है, किसके सर है? देखिए अशोक जी, पिछले 10 वर्षों में कम से कम 30,000 इलीगल माइग्रेंट्स को असम से वापस भेजा गया है बांग्लादेश। ये भी एक तथ्य है, उससे ज्यादा भी हम भेज सकते थे, लेकिन हम प्रमाण पे जाते हैं। हम प्रॉपर जो है, जब तक कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, कोई कदम इस प्रकार से नहीं उठाते। और यही चीजें अन्य राज्यों में भी होगी। भाजपा का एक संकल्प है कि जो बॉर्डर के राज्य में भाजपा आएगी, वहां यूसीसी भी होगी और संभवतः एनआरसी भी होगी। लेकिन हाँ,
आज जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है वो एक छोटा सा टुकड़ा है बांग्लादेश में, बंगाल के बॉर्डर में, जहां जमीन जो है ममता बनर्जी पेट्रोलिंग के लिए नहीं दे रही है बीएसएफ को। और दूसरी चीज, जो 15 किलोमीटर का, जो अभी सूर्य जी ने कहा 15 किलोमीटर का जो दायरा था बीएसएफ का, जब हमने उसको 50 किलोमीटर को बढ़ाया बीएसएफ के पेट्रोलिंग का दायरा, तो सबसे बड़ी आपत्ति जो थी टीएमसी को थी। क्यों? क्योंकि टीएमसी कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं वहां पर जहां की 15 किलोमीटर के दायरे के बाहर, जहां की बीएसएफ की आमतौर पर नजर नहीं होती थी, वहां पर बसाने का काम बड़े जोर शोर से करती थी इलीगल माइग्रेंट्स को। लेकिन हाँ, इन सभी चीजों से हम मुकाबला कर रहे हैं, और हम जैसे बंगाल में जब हमारी सरकार बनेगी संभवतः 2026 में, तो बंगाल में भी इस समस्या का निदान होगा। चलिए ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना सही जवाब आ रहा हूँ, ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। कटेंगे तो बटेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस नारे से आपत्ति क्यों होनी चाहिए, और अगर बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं को एकजुट करने का, तो उसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? अगर हिंदुओं को एकजुट करने का मतलब तो यही है ना कि सभी को बराबर का अधिकार मिले, सब एकजुट होंगे, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? लेकिन आज खड़गे जी ने सीधा कहा कि बीजेपी और जो संघ परिवार की विचारधारा वो बांटती है, काटती है। आऊँगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दो टुक आप देख रहे हैं, और दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कौन बांटे कौन काटे, बटेंगे तो कटेंगे। नारा पूरे देश की राजनीति को डोमिनेट कर रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड जहां चुनाव हो रहे हैं वहां नहीं, बल्कि पूरे देश में ये नारा गूंज रहा है, और अब तो कनाडा तक ये नारा पहुंच चुका है। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इस पर पलटवार करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो संघ और बीजेपी की आइडियोलॉजी है, ये लोग जो है बांटते हैं, ये लोग काटते हैं। इसी सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तोहिन सिन्हा बीजेपी से, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस समर्थक हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सूर्य मैथिल्स राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं सैयद जवाद आपके पास आऊँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई, मैं फिर कह रहा हूँ ना कि एक तरफ तो भारत की संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगता है और इसका भी समर्थन किया जाता है। भारत में जगह जगह जो है वो नसरुल्लाह के लिए नारे लगते हैं, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, हर घर से जो है वो जो है नसरुल्लाह निकलेगा, ऐसे नारे लगे, हर घर से अफजल निकलेगा, ये तमाम नारे लगते हैं। तो एक तरफ तो नसरुल्लाह के लिए एकजुट हो जाओ, भारत की संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाओ, तो हिंदुओं के एकजुट होने में क्यों तकलीफ है भाई? मुसलमान तो यहाँ से लेकर फिलिस्तीन तक एकजुट करना है, लेकिन हिंदुओं को अगर भारत में एकजुट करना है तो उसको लेकर तकलीफ होती है। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए अशोक भाई, अभी मैं 15 मिनट से खामोश था और बारी बारी से सबको सुना, आपके सवाल को भी। अभी जो प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी से और मेरे से भी आपने सवाल करा, तो मैंने उस सवाल का जब जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने सैफुल्लाह नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिया था वार्ड नंबर 33 से। क्यों दिया था? क्या वो आतंकवादी, क्यों उनको नहीं पता था क्या था? फिर जिनके साथ इनका गठबंधन था, जिनका आपने नाम लिया, महबूबा मुफ्ती के साथ भी इन्होंने सरकार मिलकर के चलाई है, उससे तो कोई झुटला नहीं सकते। फिर आप इंडिया अलायंस के उन घटक दलों के पास पहुंच गए, इंडी गठबंधन कहने लगे कि जो है डीएमके की आइडियोलॉजी को लेकर के। तो भैया पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी गठबंधन करा था, उसको आप क्या कहेंगे? उस वक्त नहीं दिखी थी। और पेरियार की आइडियोलॉजी तो आपके सामने है, वो कोई बात नहीं। अब मैं आपको जवाब, अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं हो तो बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं फोनो फ्रेंड करवा देता हूं आपके लिए। आप जो है तो तीनों मुद्दे उठाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप उठाइए ना बीजेपी से।
मैंने आपसे सीधा सीधा पूछा, मतलब ये सवाल बड़ा सिंपल सा है ना कि फिलिस्तीन के लिए यहां तक भारत की संसद में नारे लगेंगे, नसरुल्लाह के लिए नारे लगेंगे, लेकिन हिंदू अगर एकजुट जाए उसकी तकलीफ है। मुसलमान कहेंगे कि भाई हमें तो वोट जिहाद करना है, वो सही है, लेकिन हिंदू अगर कोई कह दे कि देश के हिंदू एकजुट हो जाओ, एक होगे तो नेक रहोगे, एक होगे तो सेफ रहोगे, उस पर आपत्ति क्यों भाई? मेरा सवाल ये था। अब देखिए, सवाल का जवाब सुनिएगा, धैर्य पूर्वक समझिएगा, बात बहुत दूर तक मुद्दे पे आइएगा, इतनी दूर मत चले जाइएगा सवाल का जवाब ही ना हो, जैसे अभी आप चले गए। सुनिए, पास में ही रहेगा सवाल के जवाब के इर्द गिर्द। बोलिए। सुनिए, इंडिया अलायंस के अंदर जितने भी नेता हैं, जितने भी हिंदू नेता हैं, वो सब जुड़े हुए हैं। मैंने फिलिस्तीन को लेकर सवाल पूछा। रुक जाइए पहले, अब जवाब तो सुनिए। अखिलेश यादव वो भी हिंदू, तेजस्वी यादव वो भी हिंदू, उद्धव ठाकरे वो भी हिंदू, ममता बनर्जी वो भी हिंदू, वो तो ब्राह्मण लेडी हैं, वो भी हिंदू। उसके बाद शरद पवार इंडिया अलायंस के, वो भी हिंदू। उसके बाद अगर आप चले जाएंगे साउथ के अंदर, वो भी हिंदू। जो इंडिया अलायंस के अंदर जितने भी घटक दल हैं वो भी सारे हिंदू। एक दो को छोड़ करके होंगे, बाकी आप देख लीजिए झारखंड के अंदर, जेएमएम के अंदर जो नेता हैं वो भी सब हिंदू। क्या वो हिंदू नहीं आते आपकी श्रेणी में? या भाजपा हिंदू का सर्टिफिकेट देती है, या संघ परिवार के लोग ही जिसके ऊपर ठप्पा लगाते हैं? बहुत सही आपने कहा। अब मेरा काउंटर क्वेश्चन लीजिए। अब आपने गिना दिए ना, काउंटर क्वेश्चन लीजिए। सवाल फिलिस्तीन पर था, सवाल फिलिस्तीन पर था, लेकिन आप गिनाने लगा। मेरा सवाल लीजिए, अब मेरा सवाल लीजिए, अब मेरा सवाल लीजिए, अब मेरा सवाल लीजिए। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, कनाडा के अंदर हिंदू मंदिर पर हमला होता है। मुझे बताइए, जो आपने कितने हिंदू नेता गिनाए, इनमें से एक ने एक भी ट्वीट किया हो, एक भी ट्वीट किया हो कि कनाडा में हिंदुओं पर हमला गलत है? किसी एक ने खंडन किया हो? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ, किसी एक ने ट्वीट किया तो बताइए। आपके डीएमके के नेताओं ने कहा कि सनातन डेंगू मलेरिया एड्स है, इसका समूल नाश कर देना चाहिए। आपने जितने हिंदू नेता गिनाए, अगर एक ने भी इसका विरोध किया तो मुझे बताइए। हिंदू होना मतलब ये नहीं है कि आप मेरे हिंदू हैं, और आप में से कितने हिंदू हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें से जितने आपने नाम लिए उनमें से कई कन्वर्टेड हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनमें से कई कन्वर्टेड है। मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड है, समझे? वो लोग, वो नेता तो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, आप उनको गिनवा रहे हैं, आप उनको गिनवा रहे हैं। मुझे मेरा सही जवाब, सीधा से जवाब दीजिए। किसने कनाडा के ऊपर ट्वीट करने में क्या हाथ कांपते हैं? कनाडा के हिंदुओं पर ट्वीट करने में हाथ कांपते हैं? कनाडा के हिंदुओं पर ट्वीट करने में हाथ क्यों कांपते हैं? बांग्लादेश के हिंदुओं पर ट्वीट करने में हाथ क्यों कांपते हैं? प्रियंका, एक मिनट की आवाज नीचे करिए, इनकी आवाज नीचे करिए। मैं आपको एक हकीकत बताता हूं, एक मिनट आवाज नीचे करिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जब नरसंहार हुआ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और जितने इन्होंने हिंदू नेता गिना, एक ने भी एक ट्वीट नहीं किया, एक ट्वीट नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट किया, इनकी तरफ से एक नेता का ट्वीट नहीं आया। उसके बाद अब कनाडा में हिंदुओं पर हमला हुआ, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, इनमें से प्रियंका गांधी वाड्रा, एक भी ट्वीट नहीं किया। और जब फिलिस्तीन के ऊपर गाजा में जब इजराइल का हमला होता है, तब कितने ट्वीट आते हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा 10 ट्वीट करती हैं, राहुल गांधी 2 ट्वीट करते हैं। तब फिर कहां के हिंदू होने के लिए क्या यही है कि अब मैंने ऊपर से जनेऊ पहन लिया, मैं हिंदू हो गया? अरे हिंदू होने के लिए हिंदुओं की चिंता कीजिए, मुसलमानों के बीच जाकर कि हमारी पार्टी मुसलमानों की है, हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, हम आपके लिए जो है एनआरसी सीए लागू नहीं होने देंगे, और हम मुसलमानों की पार्टी है, पहला हक संसाधनों पर देश के मुसलमानों का है। फिर आप हिंदू नहीं है सर? हिंदू होने के लिए हिंदुओं की चिंता कीजिए। कितने लोगों ने ट्वीट किया जब जब सरतन से जुदा हुआ? एक नेता अगर बोला हो आप में से कोई कि सरतन से जुदा, अगर नारा लगाने वालों को जेल में ठूस दीजिए, अगर एक ऐसा उदाहरण तो बताइएगा मुझे। ज्ञान मत दीजिए मुझे कि हिंदू हैं सब। जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अब आप बोलिए, जवाब दीजिए, बोलिए जवाब दीजिए। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, फिर सुनिए, मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। एक ट्वीट बताइए कनाडा के लिए किसने किया जो आपने नेता गिनाया, बताइए।
बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सटीक। अशोक भाई धैर्य, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं, धैर्य पूर्वक। उत्तेजित होता हूं मैं, उत्तेजित होता हूं जब आप लोग हिंदुओं को पैरों तले रोन देते हैं ना, तब उत्तेजित होता हूं मैं। जब आप लोग संसद में खड़े होकर कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, तब मुझे उत्तेजित होना पड़ता है। लाइव डेमो दे दूं आपको यहीं पर लाइव डेमो दे दूं। लाइव डेमो नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं 10 सेकंड दे दीजिए लाइव डेमो। मेरे सवाल का जवाब, भास्कर जोशी साहब, आपको डर तो सवाल का जवाब, भुवन भास्कर जोशी साहब, मुझे डर, आपको डर तो नहीं लगता मुझसे? सवाल का जवाब। आप मुझसे मोहब्बत करते नहीं करते? सवाल का जवाब। अरे देखिए तो अभी नहीं है सवाल का जवाब। अरे भुवन भास्कर जोशी जी, डर तो नहीं लगता है? सवाल का जवाब। डर लगता है। सवाल का जवाब। डर लगेगा। ये सरकारी हिंदू सवाल का जवाब नहीं देंगे। दूसरी बात, देखिए उनके पास सवाल का जवाब दिया, आगे बढ़ते। अब जवाब सुन लीजिए 10 सेकंड। आपने तो एक बोला ना कि इस देश संसाधनों का पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये भी मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और एक चीज और याद दिला दूं, एक को शाही मेहमान बुलाकर अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में भोजन करवाया था, दस्तरखान बिछाए थे, उसका नाम था यासीन मलिक, जिसने हजारों हिंदुओं की हत्या की थी कश्मीर के अंदर। ये है असली चरित्र आप लोगों का। आप ऊपर से हिंदुओं का कवर लेकर हिंदुओं की हत्या, हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं। आपके पास तर्क नहीं है। आप मुझे बताओ ना कि अरे भैया तुम तो छाती पीट रहे थे, मेरे संग कई बार डिबेट में थे। क्या हुआ था वहां पर जब इजराइल ने हमला किया, तब तो आप कूद रहे थे। अब इजराइल जब कनाडा के अंदर हिंदुओं पे हमला हुआ, किसी एक ट्वीट आपने किया, आपने करवाया। आप तो गंदा जो सजीव की जो है बात करते हैं भैया। सबकी आवाज बंद कर दीजिए। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी के पास आऊंगा। इस ब्रेक के बाद मेरा सवाल, 2 सवाल मैंने शुरुआत में पूछे थे, दोनों सवालों का जवाब नहीं आया। सही जवाब, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, मैं बार बार आपकी एक्टिंग की तारीफ करता हूं। आपका स्क्रीन प्रेजेंस इतना अच्छा है, मुझे कई बार लगता है कि अगर मैं कोई फिल्म डायरेक्टर होता तो जरूर आपको लेकर, हीरो लेकर एक फिल्म बनाता। अब आप तो डायलॉग भी बहुत अच्छे लिखने लगे। आपका डायलॉग जो है समाजवादी पार्टी ने उठा लिया। लेकिन क्या करूं, मेरा डिबेट शो ऐसा है जिसमें मैं सीधे सवाल पूछता हूं, सीधे जवाब चाहता हूं। वो जवाब आपके नहीं आया। मैंने फिर पूछा कि भाई आदिवासियों की चिंता क्यों नहीं करी, सिर्फ मुसलमानों के लिए। और दूसरा सवाल मैं आपसे फिर पूछा, मुझे एक उदाहरण बताइए ना कि भैया कनाडा को लेकर किसने ट्वीट करा हिंदुओं को, बताइए ना। हिंदू इतने सारे नेता। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। ऐड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, 2 टुक आप देख रहे हैं। जल्दी से जरा दिखाइए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी को। भुवन भास्कर जोशी, मुझे पता चला भुवन भास्कर जोशी नहीं है, मैं उनसे सवाल पूछने वाला था। लेकिन चलिए, कौन लोग हैं स्क्रीन पे, दिखाइए मुझे, स्क्रीन पे दिखाइए कौन लोग मेरे साथ जुड़े जल्दी से, समय नहीं है मेरे पास। ओके, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी नहीं है। सही है जवाब, फिर आपसे वो सवाल मैं दोहरा रहा हूँ। मैं ब्रेक के बाद सही उनसे पूछने वाला था, लेकिन बताइए, मैं फिर पूछ रहा हूँ भाई, बांग्लादेश के हिंदुओं पर एक शब्द लिखने में या कनाडा में हिंदुओं पर हमला होता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि कनाडा पे बताइए मुझे, मैं छोड़ दीजिए, मैं आप बताऊँ, मैंने आज एक रिपोर्ट देखी, पिछले 5 सालों में दिवाली पर 24 जगह हिंदुओं पर हमले हुए हैं। 24 जगह पिछले 5 सालों में। सोचिए, इस देश में हिंदू अपनी दिवाली भी अगर मनाता है तो उसके घर में घुसकर उसको पिटाई की जाती है, उसको रोशनी नहीं लगाने दी जाती। ऐसे हिंदुओं के पक्ष में क्यों नहीं बोलते भाई, ये जो जितने आपने नेता गिनाए?
अब मैं बहुत सुकून से जवाब सुनिएगा। देखिए ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जो हैं, देश के प्रधानमंत्री जी, वो हिंदुओं की सुरक्षा कर पा रहे हैं। अगर देश सुरक्षित हाथों में है, अगर देश सुरक्षित हाथों में है, प्रधानमंत्री के तो ऊपर हिंदू बोल खतरे में लीजिएगा ना। कैसे? पहले मैंने कहा प्रधानमंत्री ने तो ट्वीट तो कर दिया ना, वो नहीं कर पा रहे, वो ठीक है, वो नहीं कर पा रहे। मैंने आपसे सवाल पूछा ना, आपके हिंदू नेता इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते? मैं खुद ही कह रहा हूँ, भाजपा में और भी अच्छे नेता होंगे, उनको भी मौका मिलना चाहिए 10 साल की जगह पे। अरे बाबा क्यों नहीं बोलते? मैंने सवाल पूछा, और कोई भी नेता होंगे, क्यों नहीं बोलते? प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, भुवन भास्कर जोशी, क्या हिंदुओं के लिए, हिंदू होना क्या हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए आपकी पार्टियों को? जब ये बोला जाए कि सनातन डेंगू मलेरिया है, इसका समूल नाश कर देना चाहिए, क्या इसको लेकर आपको नहीं लगता जो पॉलिटिकल पार्टियों में बैठे नेता है, क्योंकि अगर इस्लाम को लेकर कोई कुछ बोले तो उसका विरोध होना चाहिए, आप लोग करते भी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं को लेकर जब इस तरह की बात होती है तो मुंह में जो है जिप क्यों लग जाती है? तो अशोक जी, आज जिस विषय पे, नारों पे आपने जो चर्चा बुलाई थी, जो आपके टीम की ओर से मुझे सूचना आई थी, उस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, इसके रखने के लिए मुझे बुला दे जाए। और मैं कहना चाहता हूं, इस देश की 30 करोड़ जनता, उत्तर प्रदेश की, और 140 करोड़ देश की जनता समय समय पर नारों का जवाब देती है, नारों की हवा निकालती है। ठीक है, बिल्कुल सहमत हूं। हमने 24 में भी देखा क्या नारा था, उसकी भी हवा निकालने का काम करा। और मैं कह रहा हूं, ये एक नारा समाजवादी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश में है, और एक नारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी की ओर से। ठीक, जनता की अदालत में दोनों का नारा है, जनता किस पे मोहर लगाती है। चलिए, ये बात, इस बात पर मैं कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, ये बात से सहमत हूं। नारे जितने होते हैं उनकी असली टेस्ट जनता करती है, और वो तो वक्त बताएगा कि अभी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा में ये नारा असर करा। ऐसा लगता है कि हरियाणा में तो कम से कम कटेंगे तो बटेंगे का असर हुआ। तो इनसे ना बोलिए, आखिरी आपके। देखिए, राहुल गांधी के लिए आज ट्वीट नहीं करना, जो कनाडा में ब्रैम्पटन में मंदिर पर अटैक हुआ है उस पर, वो क्यों शर्मनाक है मैं आपको बताता हूँ। आज से 2 महीने पहले राहुल गांधी विदेश में जाकर उन्होंने एक शरारतपूर्ण भ्रम फैलाया था कि सिख यहाँ गुरुद्वारा नहीं जा सकते, जिसके बाद उन्हें काफी जो है उनके झूठ को पकड़ा गया था, उनको एक्सपोज किया गया। कम से कम ये उनके लिए प्रायश्चित का मौका है, प्रायश्चित का अवसर है। उनको दुनिया के सामने बताना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे थे, बल्कि आज उनको दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहिए कनाडा की ओर कि आज कनाडा में हिंदू मंदिर में नहीं जा सकते, मंदिर में पूजा नहीं कर सकते। और आज जब वो ट्वीट नहीं करते हैं तो दिखाते हैं कि वो ये दिखाता है वो कितना बुज़दिल है। ओके, चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एकजुट करने की बात करती है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी बात सही है, इन नारों का असली टेस्ट जो है वो अब चुनावों में होगा। एक जगह पर हो चुका है, हरियाणा में तो हो चुका है, लेकिन अब देखना पड़ेगा इन नारों का कटेंगे तो बटेंगे असर क्या रहता है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि हिंदुओं के लिए अगर कोई कह रहा है कि हिंदुओं को कह रहा है एकजुट होइए, तो उसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और सही बात है, जो लोग सबके लिए बात करते हैं वो हिंदुओं के लिए भी बात करें, अच्छा लगेगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।